नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का DYS मैथ्स क्लासेज में। तो डियर स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक की रिवीजन वाली क्लास में, क्लास 11th की रिवीजन वाली क्लास में हमने इसके पहले आपको 5 लेक्चर 5 वीडियो प्रोवाइड करवा दिया है, जिसमें हमने आपको बहुत कुछ पढ़ा दिया है। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे आपके जो क्लास 11th NCERT मैथ्स में चैप्टर नंबर 3 है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसका ये आज इंट्रोडक्शन का लास्ट लेक्चर होगा। तो आज इसमें कुछ क्वेश्चन भी करवाएंगे और एक लास्ट टॉपिक जिसका नाम है त्रिकोणमितीय समीकरण है। तो त्रिकोणमितीय समीकरण के बारे में आज हम आपको बताते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जिसको बोलते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बारे में बोलते हैं। तो जैसे कि आप छोटी छोटी क्लास यानी क्लास 9th 10th 8th में आप इक्वेशन पढ़ के आए थे कि ये है कोई इक्वेशन x + 2y = 8। ये एक इक्वेशन है। इक्वेशन कब होता है? जब बीच में इक्वल की साइन आ जाती है तब। उसके लेफ्ट में कुछ लिखा हो, उसके राइट में कुछ लिखा हो, यानी कि बीच में इक्वल आ जाती है तो वहाँ पे आप उसको इक्वेशन कह देते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी कुछ बनने वाला है। यहाँ पे वेरिएबल आए हुए थे x और y। यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगा वो इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बनेंगे, यानी कि वहाँ पे साइन कॉस आएगा और कुछ इक्वेशन बन जाएगा। समझ गए आप लोग? तो उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। जैसे मान लीजिए लिख दिया गया, मान लीजिए आपके सामने लिख दिया गया ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन मान लीजिए लिख दिया गया, तो वो है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्री में लिखा गया होगा यार इक्वेशन, ठीक है। जैसे लिख दिया गया, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए लिख दिया गया 2 sin² x + 4 sin x, 2 sin² x + 4 sin x + 3 = 0। तो ये एक इक्वेशन है। ये क्या है? एक इक्वेशन है 2 sin² x। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 5 लिख देते हैं, यहाँ पे कितना लिख देते हैं? 5। तो ये 2 sin² x + 5 sin x + 3 = 0। ये एक इक्वेशन ही है। यहाँ पे देखिए बराबर में 0 लिख दिया गया है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो ये एक इक्वेशन है। और आपने पढ़ा है कि अगर इक्वेशन है तो उसके होते हैं सलूशन। सलूशन क्या होते हैं? उस इक्वेशन में आए हुए वेरिएबल की वैल्यू, ऐसी वैल्यू या जो वैल्यू होगी उसको जब इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे तो वो जो इक्वेशन है वो राइट हैंड साइड के बराबर हो जाता है। तो उन वैल्यूज़ को हम सलूशन बोलते हैं। तो आपने इसके पहले जब आप इक्वेशन को सॉल्व करते थे तो x और y के वैल्यूज़ निकलते थे। यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ करने वाले हैं। इसका मतलब जो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है तो उसके कुछ क्या होंगे? सॉल्यूशन। क्या होंगे उसके? सॉल्यूशन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के होते हैं 2 सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन होंगे इसके? 2 सॉल्यूशन होते हैं। ठीक, कितने सॉल्यूशन होते हैं? 2। तो आप लोग खुद देख लीजिए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हुआ करते हैं? 2। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन यानी कि सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, त्रिकोणमितीय समीकरण के हल। त्रिकोणमितीय समीकरण के हल। तो कितने हल हुआ करते हैं इसके? तो इसके आपके होंगे 2 हल। एक होगा जनरल सॉल्यूशन, इसी को बोल देंगे सामान्य हल। एक है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन यानी कि मुख्य हल। क्या होगा? मुख्य हल। ठीक, इस तरीके से इसके 2 हल होते हैं। तो अब एक एक के बारे में बताते हैं कि जनरल सॉल्यूशन क्या है और प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है। तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में बताते हैं आपको? प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बारे में बताते हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बारे में बताते हैं, यानी कि मुख्य हल के बारे में बताते हैं। तो दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे अगर आपके पास लिखा गया हो कि साइन x बराबर
√3/2। ये एक इक्वेशन है, यही जो इक्वेशन है इसी को बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री है और इक्वल के साइन आई है तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आ गई। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ पे यक्स क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ जो वेरिएबल आता है वो इनटू के साथ जो उसके साथ लगा होता है वो एंगल का काम करता है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, इस ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ आए हुए वेरिएबल यक्स की वैल्यू निकालेंगे, और यक्स क्या है, एक एंगल है, तो इस एंगल की वैल्यू निकालेंगे और ही यक्स की जो वैल्यू होगी जो एंगल में आएगी वही उसके सॉल्यूशंस कहलाएंगे। अब वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमने बात किया प्रिंसिपल सॉल्यूशन की, मुख्य हल की। तो जो मुख्य हल होता है उसमें जो यक्स होता है वो छोटा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए किससे, 2π से, और बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए किससे, 0 से। आप लोग याद रखिएगा ये बात, यहाँ पे यही है सॉल्यूशन, यही क्या है, सॉल्यूशन, हल यही है। यक्स की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, सॉल्यूशन। जरूरी नहीं यक्स, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ वाई लिखा है तो वाई की वैल्यू, थीटा लिखा तो थीटा की वैल्यू, अल्फा लिखा तो अल्फा की वैल्यू। तो यहाँ पे यक्स लिखा हुआ है तो यक्स की एक ऐसी वैल्यू जो 2π बोले तो 360 डिग्री और 0 डिग्री से बड़ा, हमने आपको कई बार बताया है कि कोई भी वैल्यू अगर 0 से बड़ा है तो उसको पॉजिटिव माना जाता है। तो 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो, 2π से छोटा हो या 2π के बराबर हो, यक्स की उन तमाम वैल्यू को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन बोलेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, मुख्य हल। तो जो मुख्य हल होगा उसमें जो एंगल आएगा वो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 2π 0 डिग्री से बड़ा होगा या 0 डिग्री के बराबर होगा, मीन्स 0 डिग्री भी आंसर अगर आ रहा तो भी लिया जाएगा, और अगर 2π के बराबर है या 2π से छोटा है तो भी लिया जाएगा प्रिंसिपल हल में वो, पर अगर उससे बड़ा आ गया तो नहीं लिया जाएगा। अब यही इक्वेशन इसी को सॉल्व कर देते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि sin x बराबर √3/2 लिखा गया ना, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन को अब इसके कह रहा कि इनके हल निकालो, इनके क्या निकालो, हल निकालो, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, और वो भी कैसे सॉल्यूशन, मुख्य हल आपको निकालने के बताने हैं। कैसा हल निकालना है, मुख्य हल, प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपको निकालने हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने हैं। तो नोट कर लीजिएगा, इधर मिटा देते हैं, अब जगह चाहिए हमें तो मिटा देते हैं इसको। तो ध्यान से देखिए आप लोग क्या करेंगे इसके लिए, मुख्य हल के लिए। सबसे पहले क्या करते हैं, जो यहाँ पे जैसे sin x बराबर √3/2 दे दिया, यहाँ पे कुछ ऐसा देगा जिसकी वैल्यू आपको पता होगी और 90 डिग्री के एंगल अंदर ही आएगा हमेशा, जो आपने याद कर रखा है पहले से ही। तो आप सबसे पहले क्या करिए, ये देखिए, सबसे पहले आपको क्या देखना है यार, सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ पे जो sin x बराबर √3/2 है, ये √3 कितने की वैल्यू है। जो भी यहाँ पे लिखा गया होगा ना वो 90 डिग्री के बीच की जो वैल्यू है, जो आपने क्लास 10th में याद रखा था, उसी के बीच ही आएगा NCERT में। तो sin x बराबर √3/2, तो मतलब यहाँ पे कह देंगे कि sin x बराबर √3/2 कितने की वैल्यू होती है, तो होती है sin 60 अंश की वैल्यू होती है, और 60 को लिख देते हैं π/3। किसकी वैल्यू होती है, π/3 की वैल्यू होती है। अब कंपेयर कर लीजिए आप, यहाँ से कंपेयर करेंगे तो जो x बराबर है वो π/, में कितना आ गया, 3। तो x की एक वैल्यू निकल गई और वो आ गई π/3। अब क्या ज़रूरी नहीं है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन एक ही हो, 2 भी हो सकते, 3 भी हो सकते, कि 4 भी हो सकते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रत्येक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होते हैं वो 2 हुआ करते हैं। कितने हुआ करते हैं, 2। एक तो निकल गया, और जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा वो 0 डिग्री से बड़ा या 0 के बराबर, 2π से छोटा या 2π के बराबर। 0 होगा तो भी चलेगा, 2π होगा तो भी चलेगा, उनके बीच आएगा तो भी चलेगा। इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हो, इसी बात को लिख सकते हो कि जो यक्स होगा वो बिलोंग करेगा क्लोज्ड इंटरवल 0 से लेकर 2π के बीच। इंटरवल के बारे में आपको रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे x की ये वैल्यू आ गई। अभी एक और होती है, अब क्या करेंगे, इसके लिए क्वाड्रेंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, क्वाड्रेंट। आप जानते हैं कि यहाँ पे 2π होता है, यहाँ पे 4π होता है, डॉट 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 पाई के इवन मल्टीपल चलते हैं, और यहाँ पे होता है पाई, यहाँ पे होता है 3π, और यहाँ पे होगा 5π, डॉट 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 ऐसे चलता है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। यहाँ पे π/2 आता है, तो यहाँ पे 3π/2 आता है, यहाँ पे 5π/2 आएगा, तो यहाँ पे 7π/2 आएगा। ऐसे यहाँ पे भी डॉट 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 चलता रहेगा। दूसरी बात, आप एक बात और रिवाइज करिए, हमने आपको इसके पहले वाली क्लास में बताई है कि अगर आपको
कुछ जोड़ना है, कुछ घटाना है, या आपको क्वाड्रेंट चेंज करना है तो आपको पाई के मल्टीपल में से ही घटाना और जोड़ना है। यहाँ कोई इसमें मतलब कुछ नहीं करेंगे, बस वैसे लिख दिए हैं। अब ध्यान से सुनिए, तो हमने कहा कि प्रिंसिपल सोल्यूशन कितने होते हैं, प्रिंसिपल सोल्यूशन हुआ करते हैं कितने, 2, और आप 1 पा गए हैं। ध्यान से सुनते जाइए आप लोग। यानी कि प्रिंसिपल सोल्यूशन ऐसे पूरा चक्कर एक लगाया गया, या तो यहाँ होगा, 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 इससे ज़्यादा नहीं होगा। और जो भी एंगल आएगा 2 पाई से छोटा है, एक चक्कर लगा देंगे 2 पाई तक पहुँच जाएंगे। अब क्या करते हैं, सबसे पहला काम तुम्हारा क्या है प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालने के लिए? सबसे पहला काम, ये जो वैल्यू दी गई है sin x = √3/2, आपको ये पता करना है कि ये प्लस है कि माइनस है। ध्यान से बता रहे हैं, सबसे पहला काम पता करना है आपको कि ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू दी गई है, हालांकि एक निकल गया, इसको मिटा देते हैं। ये जो एक निकला है, अब मैं बताता हूँ कि कैसे आप निकालेंगे। सबसे पहला काम आपका क्या होगा, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको ये पता करना है कि ये जो वैल्यू है ये प्लस है कि माइनस है। अगर वो प्लस है तो आपको देखना है कि यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया है वो किस किस क्वाड्रेंट में प्लस है, अगर माइनस है तो किस किस क्वाड्रेंट में वो माइनस है। तो आपको वही क्वाड्रेंट लेने हैं, तो अकॉर्डिंग टू द साइन यहाँ पे लिया जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि sin x = √3/2, अब ये प्लस है, तो साइन प्लस कहाँ कहाँ होता है, तो आप जानते हैं कि साइन प्लस पहले क्वाड्रेंट में होगा, यहाँ पे साइन प्लस होगा और यहाँ पे साइन प्लस होगा। अब इससे ये पता चल रहा है कि आपके जो आंसर आने वाले हैं वो जो 2 प्रिंसिपल होंगे। अब भाई यहाँ पे साइन निगेटिव, यहाँ पे भी निगेटिव, यहाँ तो लिया नहीं जाएगा, क्योंकि पहले बता दिया कि जो साइन यहाँ पे होगी वो साइन जहाँ पे वो वाली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उस साइन के साथ जहाँ पे होता है वहाँ पे लिया जाता है। तो साइन प्लस है तो प्लस यहाँ होता है और यहाँ होता है। तो यानी कि जो आपके 2 प्रिंसिपल सोल्यूशन आएंगे उनमें आपका एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करने वाला एंगल होगा और दूसरा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करने वाला एंगल होगा। तो अब क्या करते हैं, दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप ये है कि जो यहाँ पे वैल्यू दी गई है वहाँ से एक निकाल लीजिए आप, वहाँ से क्या कर लीजिए आप, आराम से वहाँ से निकालिए। जैसे sin x बराबर कितने की वैल्यू होती है, कितने की वैल्यू होती है, तो ये होती है आपकी साइन, कितने की वैल्यू होती है, sin π/3 की वैल्यू होती है, 60 अंश का मान होता है ना। तो अब कंपेयर करिए, x = π/3 आ गया। अब आप ध्यान से देखिए, क्या π/3 जो एंगल है वो 0 डिग्री से बड़ा है, तो आपका जवाब होगा हाँ 0 डिग्री से बड़ा है। क्या 2 पाई से छोटा है, हाँ छोटा है। और ये π/3 मतलब 60 डिग्री, 60 डिग्री एंगल इसी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो आपका एक आंसर ये आ जाएगा, एक आंसर आपका ये आ जाएगा। दूसरा क्या होगा, दूसरा क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है इसलिए ले लिया जाएगा आंसर। दूसरा जो इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन होगा, दूसरा जो प्रिंसिपल सोल्यूशन होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाना चाहिए। अब क्या करते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए माइनस कर देंगे। देखो π/2 में तो प्लस करेंगे, इसमें माइनस कर देंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था अगर माइनस करते तो एक क्वाड्रेंट पीछे, और हमने बताया था कि जोड़ना घटाना इसी पाई के मल्टीपल में ही है, चाहे 2 पाई में जोड़ो चाहे 3 पाई में जोड़ो, मतलब इवन वाले में जोड़ो या फिर ऑड वाले में जोड़ो। तो किस में जोड़ेंगे किस में घटाएंगे, जो आपको एक वैल्यू पता चल जाएगी यहाँ से, हमेशा यहाँ से जो एंगल दिया उसी पर चेक कर लो, उसी में जोड़ना उसी में घटाना है। तो अब क्या करेंगे, ये जो sin x बराबर sin π/3 लिखा ना, इसी sin π/3 को हम दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे sin π/3 को। अब क्वाड्रेंट चेंज करिए इसका, कैसे चेंज करेंगे, क्या कर देंगे, साइन क्वाड्रेंट चेंज करने का मतलब मुझे सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है ना, क्योंकि अभी हमने पता कर लिया कि सेकंड क्वाड्रेंट में ही साइन प्लस होता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो अब सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए क्या करेंगे, पाई में से कुछ घटाएंगे, या 3 पाई में से कुछ घटाएंगे, या 5 पाई में से कुछ घटाएंगे, या 7 पाई में से कुछ घटाएंगे। तो पाई में से घटा दो, क्योंकि 3 पाई 5 पाई में से घटाओगे तो 2 पाई से वो बड़ा एंगल आ जाएगा। तो क्या कर देंगे यहाँ पे, तो पाई में से माइनस कर दो π/3। हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है पाई में से घटा दो, फोर्थ में जाना तो पाई में जोड़ देते, फोर्थ में आना है तो 2 पाई में से घटाओ, पहले में जाना है तो 2 पाई में जोड़ो, यही सब कुछ हमें करना है। तो ठीक है, अब इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि जब पाई का केस होता है, चाहे वो पाई का इवन मल्टीपल हो चाहे पाई का ऑड मल्टीपल हो, तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होती है। आप लोगों को कितना याद है, तो चेंज नहीं होगी, साइन का साइन ही होगा। दूसरी बात, ये वैल्यू ये किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा, क्योंकि पाई में से घटा रहे हैं तो एक
कदम पीछे चले जाएंगे, यानी कि कोऑर्डिनेट कम हो जाएंगे, तो सेकंड में चले जाएंगे, सेकंड में ये चीज़ प्लस होती है तो प्लस ही आएगी और यही वैल्यू उतर जाती है, तो साइन π/3 आ जाता है। पर अब इसी को सॉल्व करना मेरे भाई, मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो लिखा गया ना, ये क्या लिखा गया है, ये लिखा गया है साइन π/3 ही, साइन π/3 का दूसरा रूप, इसको सॉल्व कर लो तो 3π माइनस पाई तो कितना आ जाएगा 2π, बाई में कितना आएगा 3। तो इस प्रकार से एक एंगल आपका ये हो जाता है, यानी कि एक यक्स की वैल्यू हो जाएगी। अरे यार देखो ना, ये क्या लिखा है, साइन यक्स बराबर साइन π/3, और साइन π/3 के स्थान पे यक्स लिख देंगे, तो यहाँ पे लिख दिया साइन यक्स बराबर, अब कंपेयर कर लो यक्स की वैल्यू किसके बराबर आ गई, कंपेयर करोगे तो यक्स बराबर आ जाएगा 2π/3। इस प्रकार से दो प्रिंसिपल सोल्यूशन हुआ करते हैं। एक प्रिंसिपल सोल्यूशन हुआ यक्स बराबर π/3, दूसरा प्रिंसिपल सोल्यूशन हुआ 2π/ कितना 3। समझ गए आप लोग कि नहीं समझे? एक हुआ π/3, दूसरा हुआ 2π/3। बोलिए कोई दिक्कत है आपको? क्या करेंगे, सबसे पहले दिए हुए एंगल पर पता कर लो कि ये किस एंगल की वैल्यू है। अब अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट यहाँ या यहाँ जोड़ेंगे या घटाएंगे, यही काम करना है। समझ गए ना आप लोग? इस प्रकार से 2 निकल जाता है। ठीक, तो वीडियो को नोट कर लीजिए। अब दूसरा एग्जांपल कराते हैं इसी में, तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। दूसरा एग्जांपल कराते हैं, ऊपर कराते हैं, जगह कम था यहाँ पे, तो प्रिंसिपल सोल्यूशन की ही बात करते हैं। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल के दिखाइए, और किसका निकालना है। मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया कि लिखा गया हो tan, दूसरा क्वेश्चन है, और लिखा गया हो tan x बराबर -1/√3। तो सबसे पहला स्टेप क्या है आपका, ये पता करना है। सबसे पहला स्टेप आपको ये पता करना होगा कि ये जो tan x की वैल्यू है वो निगेटिव है कि पॉजिटिव आई है। तो आप देख पा रहे हैं कि निगेटिव आई है। क्या आई है, ये निगेटिव में है। अब निगेटिव में जब भी होता है तो यहाँ पे क्वाड्रेंट बना देते हैं। तो tan निगेटिव कहाँ कहाँ होता है, tan निगेटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। यानी कि आपका जो आंसर आने वाला है, आपका जो आंसर होगा वो यहाँ बिलोंग करेगा या फिर यहाँ बिलोंग करेगा, बोलिए। तो आपको इन दोनों क्वाड्रेंट में जो आने वाले एंगल हैं वही बिलोंग करेंगे। तो यहाँ पे आता है पाई और यहाँ पे आता है 2π। तो अगर आपको सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है तो पाई में से घटा दीजिए, अगर आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में आना है तो 2π में घटा दीजिए। यही आप करना, यही आपको याद ही करना है। और प्रिंसिपल सॉल्यूशन, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप इस रिस्ट्रिक्शन से आगे चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। तो सबसे पहला काम ये हुआ कि पता कर लें कि प्लस है कि माइनस में मेरा आंसर किस क्वाड्रेंट में आने वाला है। अब हमें बताया कि पाई में घटा देना है तो यहाँ पहुँच जाना है, और यहाँ 2π में से घटा देना है तो यहाँ पहुँच जाना है। अब घटाएं किसको, तो घटाएंगे इसी को। यहाँ पे पता कर लेंगे ये tan x यानी कि जो 1/√3 है ये किसकी वैल्यू है, हमेशा यही काम करेंगे। तो ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो tan 1/√3 है ना, ये किसकी वैल्यू है, tan x बराबर, ये वैल्यू है किसकी, ये है tan 60 अंश की, tan 30 अंश का मान है, 30 को लिख देंगे π/, में कितना 6, पर माइनस में चाहिए, यहाँ माइनस लगे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है tan π/6 की वैल्यू। इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो, ये tan माइनस में π/6 लिख दो, ये बात यही घूम के आती है। ये जो माइनस tan π/6 है ना, ये tan माइनस π/6 लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे बता दे रहे हैं, चूँकि आपको पढ़ाए हैं tan माइनस थीटा, चूँकि आपको बताए हैं tan माइनस थीटा बराबर होता है माइनस में tan थीटा, यानी कि माइनस बाहर हो जाता है जब ब्रैकेट को ओपन करते हैं। तो इस चीज़ को, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख दिया। तो अब इस बार ऐसे था, ऐसे बना दिया हूँ। तो अब आप कहेंगे कि अब कंपेयर कर लीजिए यहाँ से। अब आप कंपेयर करिए, ध्यान से देखिए, कंपेयर करिए बढ़िया से इसको। तो जैसे ही आप कंपेयर करने जाएंगे यहाँ पे, कंपेयर करिए यहाँ पे, तो जब आप कंपेयर करेंगे तो आप कहेंगे कि अच्छा माइनस tan π/6 के स्थान पे क्या लिख देंगे, tan x लिख देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा tan x बराबर माइनस में tan यहाँ पे आ जाएगा tan माइनस में π/6।
अब आप कंपेयर कर दीजिए, तो कंपेयर करेंगे तो x के स्थान पे -π/6 आ गया। क्या यह आंसर होगा? लिख रहा हूँ, क्या यह प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा? तो आपका जवाब होना चाहिए नहीं। क्यों? क्योंकि माइनस में आ गया, यानी कि निगेटिव हो गया, यानी कि 0 से छोटा हो गया। ये चीज़ क्या है? 0 से छोटी है, ये चीज़ 0 से छोटी है और प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 से बड़ी आती है, तो इसलिए ये वाली प्रिंसिपल सॉल्यूशन में नहीं होगा। अब क्या करेंगे? अब इसके लिए क्या करेंगे भैया? यहाँ पे जो है इसको लिखे रहने देते हैं। अब करते वही स्टेप है यार, मुझे मालूम है यार सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए पाई में से घटा देंगे। कितना घटाएंगे? जो यहाँ पे खोज लिया हो एंगल, यही π/6, यही π/6 में घटा देंगे इसमें से। तो सबसे पहला वाला जो प्रिंसिपल सोल्यूशन होगा वो क्या होगा? फर्स्ट प्रिंसिपल सोल्यूशन। हमेशा यही काम करेंगे, जो वहाँ पे खोजे रहोगे ना, जो वहाँ पे एंगल निकाल लिए हो, अगर वही प्लस होता तो अभी एक वही हो जाता, पर वो इत्तेफाक से माइनस निकल गया, तो इसलिए वो नहीं हो पाएगा। तो क्या करेंगे? अब ध्यान से सुनो। अब जो एक एंगल, अब यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, आंसर होगा नहीं। अब क्या करेंगे? सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे। तो tan x बराबर आपका आया था tan π/6, वो भी क्या? माइनस में, बराबर ये जो -tan π/6 है इसको लिख सकते हो tan, वही काम पाई में से माइनस कर देना है। किसको? जो आपने यहाँ पे एंगल खोज रखा उसी को, हमेशा उसी को करेंगे। आपने π/6 खोजा, π/6 खोज दीजिए। तो इसको जब सॉल्व करेंगे ना, वही मेरा तरीका इसके पहले वाले लेक्चर में जो हमने बताया है, पाई में से कुछ घटा देंगे, एक क्वाड्रेंट पीछे, सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में ये चीज़ क्या होती है? निगेटिव। तो देखिए निगेटिव में आंसर देगा कि नहीं देगा? ये आंसर किस में देगा? निगेटिव में देगा। दूसरी बात, पाई है तो चेंज होगा नहीं, यानी कि -tan π/6 ही आएगा, तो ये -tan π/6 ही लिखा गया है, पर आपको घटाना नहीं है। अब यहाँ पे अब इसको सॉल्व कर लेना है। तो 6π सॉल्व करेंगे, 6π - π, 6π माइनस में पाई फ्रैक्शन है और अपान में 6, तो आ जाएगा tan 6π माइनस में पाई, यानी कि 5π/6, और यहाँ पे लिखा गया था tan x। कंपेयर कर लीजिए, x बराबर आ गया 5π में कितना? 6। एक तो आपका आंसर ये हो जाएगा, एक प्रिंसिपल सोल्यूशन ये हो जाएगा। फर्स्ट प्रिंसिपल सोल्यूशन ये है। सेकंड के लिए क्या करेंगे? सेकंड प्रिंसिपल सोल्यूशन के लिए क्या करेंगे? वही चीज़, इसी चीज़ को बार बार जोड़ेंगे। यहाँ पे लिख देना है, इसी एंगल को ऐड व सब्ट्रैक्ट करना है। हमेशा इसी एंगल को ऐड व सब्ट्रैक्ट करेंगे, बता देते हैं आपको। अब इसी को घटा दो, किस में से? 2π में से, तो सेकंड वाला निकल जाएगा। क्यों 2π में से? क्योंकि tan निगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो दूसरे वाले के लिए क्या करेंगे? सेकंड PS के लिए क्या करेंगे? सेकंड प्रिंसिपल सोल्यूशन के लिए क्या करेंगे? करना ये है, ये जो माइनस में tan π/6 लिखा है ना भैया, इसी को हम दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं tan 2π माइनस में कितना माइनस करें? वही बार बार मैं बता रहा हूँ, वही एंगल बार बार आपको घटाना या जोड़ना है। यहाँ पे कुछ मत करना, जो करना है यहाँ से करेंगे। सॉल्व करिए इसको। tan 6 दूनी 12 में से एक जाएगा, कितना आ जाएगा? 11π, और अपान में कितना आ गया? 6। और ये जो -tan π/6 है, ये किसके बराबर है? tan x के बराबर है। तो यहाँ पे लिख दिया tan x के बराबर। कंपेयर करिए तो x बराबर कितना आ गया? 11π/6। आप देखेंगे ये वाली जो वैल्यू है वो 2π मतलब 360 से छोटी है, दिखा देते हैं आपको हम। 11 गुणे पाई के स्थान पे 180 रख दीजिए, बटे 6, 6 3 18, 30 आ गया। सॉल्व करेंगे 333 डिग्री ही आया, जो कि छोटा है किससे? 360 के। इसका मतलब ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए क्वालिफाई है। तो 2 आंसर आपके आ जाएंगे इस वाले। इसमें आपके कितने आंसर आ जाएंगे? यानी कि ये जो tan x बराबर माइनस में 1/√3 लिखा है, इसके 2 प्रिंसिपल सोल्यूशन कौन कौन है? तो x बराबर है 5π/6 और कामा दूसरा आपका है 11π/6। सही है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हमेशा क्या करेंगे? पहले एक एंगल को देख लेंगे, अगर वो माइनस है तब तो नहीं लिया जाएगा। हमें पता करना सबसे पहले कि यार ये किस क्वाड्रेंट में माइनस होता है, जहाँ पे होगा वही एंगल लिया जाएगा। और आप लोग जानते हैं कि इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल आता है वो 0 से बड़ा होता है। अरे यहाँ का जो एंगल है वो किससे बड़ा होगा? यहाँ मान लो x एंगल आ रहा है, यहाँ पे जो x होगा वो किससे बड़ा होगा? 0 से बड़ा होगा। और छोटा किससे होगा? 90 डिग्री से। तो अगर ये प्लस में भी आता, ये अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए प्लस ही आता, तो π/6 क्या है? 30 डिग्री। 30 डिग्री 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, पर मेरा आंसर
मेरा आंसर निगेटिव चाहिए था तो यहाँ पे होना चाहिए था, तो वहाँ पे वैसे भी नहीं हो सकता था वो। ठीक, तो इस तरीके से करते हैं। और एक दो क्वेश्चन देखिए प्रिंसिपल सोल्यूशन पे, क्योंकि आपकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी ये पूछा जाता है कि प्रिंसिपल सोल्यूशन निकाल के बताइए। ठीक है, और एक आध दो क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन और बताएंगे, उसके बाद आपको बताते हैं जनरल सोल्यूशन क्या होता है। जनरल सोल्यूशन क्या होगा, जनरल यक्स की वैल्यू जो होगी, अगर साइन या कॉस या टैन के साथ वाई है तो वाई की वैल्यू यक्स है तो यक्स की वैल्यू, यही करना होता है बस, और कुछ नहीं करना होता है। इसके बाद है, इसके बाद क्वेश्चन है, सब तो करा दिया यार एग्जाम। चलिए मान लीजिए यहाँ पे लिख देते हैं, इसके बाद कोई क्वेश्चन ले लेते हैं अपने मन से। मान लीजिए कह रहा है कि फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन, फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपको बताना है। और यहाँ पे लिख देता हूँ cos यक्स बराबर माइनस में 1/2, ये है इक्वेशन है ना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, बीच में इक्वल की साइन है, इक्वेशन है। इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन को बताइए, मुख्य हल को बताइए, इसका मुख्य हल कैसे निकलेगा। सबसे पहला स्टेप क्वाड्रेंट बना लेना है आपको। अब ध्यान से देखिए, cos x की वैल्यू निगेटिव है, कहाँ कहाँ होती है निगेटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगी और थर्ड क्वाड्रेंट में होगी, यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ पे लिख देते हैं आपका आंसर सेकंड क्वाड्रेंट व थर्ड क्वाड्रेंट में हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा क्योंकि निगेटिव आ गया। ठीक, अब सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए यहाँ पाई में से कुछ घटा देंगे और यहाँ 2 पाई होगा, उसी में से क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यहाँ 3 पाई भी आएगा, नहीं करेंगे ऐसा वरना बहुत छोटे चले जाओगे या बहुत बड़े हो जाओगे। अब दूसरा स्टेप क्या है, जो एंगल दिया है उस पर पता कर लो cos की कितने की वैल्यू होती है, तो यहाँ पे cos यक्स बराबर माइनस में cos कितने की होती है, 60 डिग्री की होती है। cos 60 अंश का मान 1/2 होता है और 60 को लिख देते हो पाई बाई में कितना, 3। ये क्या लिख दिया जाएगा, पाई बाई में 3। बोलिए समस्या तो नहीं है आपको कोई भी, ठीक है। अब क्या करते हैं यहाँ पे, अब cos का मान निगेटिव, ठीक, ध्यान से देखिए। अब आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहला प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, तो पाई में घटा दो, तो cos x बराबर जो cos π/3 लिखा ना, माइनस में cos π/3, इसको लिख देंगे cos पाई माइनस π/3। हमने आपको बताया था ना कितना घटाना होता है, जो पहले एंगल मिल गया था उसी को क्या करना होता है, घटाना होता है। ठीक, तो ये घटा दीजिए आप लोग, तो ये जब घट जाएगा ये तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 पाई माइनस पाई, यानी कि 2 पाई बाई में कितना आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ पे आ जाएगा cos x, कितना घटाएंगे, जो एंगल पता वही घटाते हैं, कितना जोड़ेंगे जो एंगल पता वही जोड़ते हैं। तो x बराबर कितना आ गया, 2 पाई बाई में कितना आ गया, 3। एक तो ये हो जाएगा। सेकंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा, सेकंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा वही cos x बराबर माइनस cos π/3। तो इसी चीज़ को लिख देंगे cos 2 पाई में से घटा दो, 2 पाई में से कितना घटा देंगे, जो पता है मुझे π/3 पता है, तो cos घटा दो, 3 दूनी 6 में से एक जगह कितना आएगा, 7 π/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7 π/3। जरा चेक करते हैं 7 π/3 360 से ज़्यादा तो नहीं है, 7 × 180/3, 3 छक 18, 6 से 42, 420 डिग्री। हमें मालूम था ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो ये क्वेश्चन जो है सही नहीं है, क्योंकि cos की वैल्यू -1/2 नहीं हो सकती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने समझा कि इस चीज़ को जब मैं ऐसे करने जाऊँगा और cos - थीटा प्लस cos थीटा के बराबर होता है, तो ये गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन सही नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन सही नहीं है। फिलहाल जितने क्वेश्चन मैं बताया हूँ उतने क्वेश्चन पे आप लोग जो है
ट्राई करिए, क्या जोड़ेंगे क्या घटाएंगे आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ करेंगे। अब हम आपको बताते हैं जनरल सोल्यूशन क्या होता है। जनरल सोल्यूशन, अब बात करते हैं जनरल। तो जनरल सोल्यूशन में जो एंगल आएंगे बहुत सारे आएंगे, मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं। तो दूसरा है जनरल सोल्यूशन, यानी कि सामान्य हल इसको बोलेंगे, सामान्य हल। सबसे पहले आप लोग ये बताइए, जैसे सबसे पहले लिख दे कि साइन यक्स बराबर में 0, तो यक्स की कौन कौन सी वैल्यू होगी जिस पर साइन की वैल्यू 0 होगी, यही तो मतलब हुआ। अरे साइन एक्स बराबर 0, आपको पता करना है कि साइन 0 किस किस की वैल्यू है। तो याद करिए साइन का मान 0 हमेशा होता है, आपको बताया था। याद करिए यहाँ पे 2 पाई आता है, यहाँ पे 0 डिग्री आता है, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई डॉट डॉट डॉट, इधर पाई, इधर 3 पाई, इधर 5 पाई। और हमने बताया था कि जो यहाँ पे क्वाड्रेंट बना था 1,0, ये दिखाता है कास को और ये दिखाता है साइन को। यहाँ पे जो क्वाड्रेंट बना था वो -1,0 हुआ करता है, ये दिखाता है कास को और ये दिखाता है साइन को। तो आप देख पा रहे हैं कि जो साइन का मान है वो 0 है कहाँ पे, चाहे वो 2 पाई हो, चाहे वो 3 पाई हो, यानी कि चाहे वो पाई का इवन मल्टीपल हो, चाहे पाई का ऑड मल्टीपल हो, उस पर हमेशा साइन की वैल्यू क्या होती है 0। इसका मतलब है कि साइन यक्स बराबर 0 कहाँ कहाँ होगा, तो साइन एक्स बराबर साइन 0 पर भी 0 हो सकता है, या साइन एक्स बराबर साइन 2 पाई पर भी 0 हो सकता है, या साइन यक्स बराबर साइन यक्स बराबर साइन यक्स बराबर 0 हो सकता है। और कहाँ हो सकता है, एक सेकेंड यहाँ पे लिख देंगे, ये साइन यक्स बराबर, यक्स बराबर सिर्फ यहाँ पे लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखिए यक्स बराबर क्या हो सकता है, 0 डिग्री होगा तो भी हो जाएगा, 0 डिग्री होगा तो भी हो जाएगा। साइन यक्स बराबर 0, यक्स बराबर जब 2 पाई होगा तो भी होगा, 3 पाई होगा तो भी होगा, 4 पाई होगा तो भी होगा, ऐसे ऐसे इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे यक्स की इनफाइनाइट वैल्यू आ सकती है, इनफाइनाइट वैल्यू आ सकती है। तो इसी को जनरल फॉर्म में लिख दिया जाता है कि जो सामान्य सलूशन होता है वो कई सारी हो सकती हैं, अनंत हो सकता है। तो जो सामान्य हल होगा उस केस में, किस केस में, जब साइन यक्स बराबर 0 होता है। तो याद करिए इसके पहले जो लेक्चर्स हमने बनाए हैं उसमें बताए थे कि यक्स बराबर होता है, इम्प्लाइज दैट यक्स बराबर होता है n पाई, n में कितना पाई, ये होता है सामान्य हल, यही है जनरल सलूशन, यही है सामान्य हल। यानी कि जब साइन यक्स बराबर 0 होगा तो सामान्य हल होगा यक्स बराबर n पाई। कितना होगा यक्स बराबर n पाई। और जहाँ पे n बिलोंग करेगा जड़ से, यानी कि पूर्णांक से, इंटीजर से। याद है ना आपको ये बात। दूसरा केस नंबर 2 डिस्कस करते हैं। केस नंबर 2 ये है कि जब कास यक्स बराबर 0 होगा, जब क्या बराबर 0 होगा, तो जब कास यक्स 0 बराबर होगा तो क्या करोगे भैया, अगर आपको कास एक्स बराबर 0 मिल गया तो कास 0 कहाँ होता है, आपको बताए थे ना, कास 0 वाई एक्सिस पर होता है, चाहे वो वाई डैश हो चाहे वाई एक्सिस हो, तो वहाँ पे कास क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे लिखा गया है कास एक्स बराबर 0, तो कास एक्स 0 होगा कब 0 होगा, इम्प्लाइज दैट जब यक्स बराबर होगा पाई, वाई एक्सिस पर कास 0 होता है और वाई एक्सिस पर π/2 के ऑड मल्टीपल होते हैं। और ऑड को हमने बताया था 2n+1 इंटू में π/2 लिख दिया जाता है, तब ये चीज़ होगी, तब जाके कास 0 होगा। तो ये है तुम्हारा जनरल सोल्यूशन। ये क्या है जनरल सोल्यूशन, किसके लिए, इसके लिए। और जहाँ पे n जो है वो बिलोंग कर जाएगा z से, यानी कि इंटीजर से, किससे, इंटीजर से। और तीसरा केस आता है जब tan यक्स बराबर 0 होगा। तो tan यक्स वहीं 0 होता है जहाँ sin x 0 होता है, हमेशा याद रखिए। तो इसका मतलब है इम्प्लाइज दैट, और यक्स पाई के इवन मल्टीपल पर भी 0 होता है और पाई के ऑड मल्टीपल पर 0 होता है, क्योंकि यक्स एक्सिस पर आता है। तो यहाँ पे आ जाएगा यक्स बराबर n पाई, बस जहाँ जो पाई होगा, जहाँ जो n होगा, पाई नहीं क्या n,
जहाँ जो n होगा वो बिलोंग करेगा z से, पूर्णांक से। बोलिए याद रहेगा कि नहीं आपको ये सब बातें? भाई n की 1000 वैल्यू होगी जहाँ पे tan 0 होगा, 0 पर भी होगा, पाई पे भी होगा, 2 पाई पे भी होगा, 3 पाई पे भी होगा, क्योंकि tan वहाँ 0 होगा जहाँ जहाँ साइन 0 होगा। साइन x एक्सिस पर हर एक एंगल के लिए 0 होता है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताई है ये बात। तो ये यहाँ से आते हैं 3 जनरल सोल्यूशन। तो एक ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। आप लोग वीडियो को पॉज करिए और इस तरीके से नोट करिए। तो जनरल सोल्यूशन इनफाइनाइट हो सकते हैं, अनंत हो सकते हैं, और प्रिंसिपल सोल्यूशन हमेशा कितना होगा? 2 होगा। ठीक, चलिए अब और भी इसमें कुछ है जनरल सोल्यूशन के लिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हमेशा साइन x बराबर 0 हो। तो 3 कंडीशन और हैं, उसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। जब ये वाली कंडीशन बन जाती है तो क्या करते हैं? अगर आपको कभी भी मिल गया साइन x बराबर साइन n, मिल गया आपको कभी भी, भैया कभी भी अगर आपको ये मिल गया, क्या अगर आपको कभी भी मिल गया, यदि साइन x बराबर साइन में y, साइन x बराबर साइन में y होगा, तो सामान्य हल क्या होगा? तो सामान्य हल यानी कि जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? इस केस में जो जनरल सॉल्यूशन होता है, जनरल सॉल्यूशन आपका होगा, तो इस केस में आपका जो जनरल सॉल्यूशन होने वाला है वो x बराबर होगा n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n y, प्लस माइनस 1 की पावर n y हो जाएगा। ठीक, याद रखे रहना आप लोग इस बात को। ठीक है, और जहाँ पे n बिलोंग करेगा कहाँ से? z से। दूसरा केस नंबर 2, जब if when cos x इक्वल टू cos y, देन x इक्वल टू तो x का जो मान होगा, जब cos x बराबर cos y होगा तो x का जो मान होगा वो हो जाएगा 2n पाई, तो 2n पाई प्लस y, 2n पाई और प्लस माइनस y हो जाएगा। 2n पाई प्लस माइनस क्या हो जाएगा? y, और यहाँ पे भी बोल देंगे x बिलोंग करेगा कहाँ से? z से, पूर्णांक से। और तीसरा केस ये है कि यदि tan x बराबर tan y होगा, यदि tan x बराबर क्या हो जाएगा? tan y होगा, यदि tan x बराबर tan y होगा, इम्प्लाइज दैट x बराबर होगा n पाई प्लस माइनस y। कितना होगा? n पाई प्लस माइनस में क्या? y। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं जब हमारे ये कंडीशन होती तब तक ये बात है। जैसे अभी सवाल इस पर 1-2 कर लीजिए, उसके बाद आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक, ध्यान से देखिएगा। y क्या है, यहाँ से कंपेयर करिएगा। एक तो आपको x तो रहेगा ही, y क्या है, जो एंगल आप खोजेंगे वो y का काम करेंगे। देखिए साइन x बराबर साइन y वही एंगल होगा, और x तो वैल्यू निकाल ही रहा है। जैसे एग्जांपल देखिए तब समझ में आएगा। एग्जांपल देखिए, जैसे एग्जांपल के लिए जैसे हमने बोल दिया कि साइन x बराबर 1/2 का सामान्य हल क्या होगा? इसका सामान्य हल क्या होगा? सामान्य हल क्या होगा यानी कि जनरल सॉल्यूशन आपको बताना है। इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? साइन x, आपको सबसे पहले वही पता करना है कि किसकी वैल्यू होती है 1/2। तो आप बोलेंगे ये होती है पाई बाई, साइन 30 अंश का मान होता है ना, तो पाई बाई 6 की वैल्यू है। अरे साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है ना, 30 को रेडियन में लिख देंगे पाई बाई 6। अब कंपेयर कर लीजिए, कंपेयर करिए। साइन x बराबर साइन y के फॉर्म का बनाना, ये के रूप का है, इसी के ये के रूप का है। तो अगर ये इसके रूप का है तो इसका मतलब निकल के आ रहा है कि यहाँ पे जो y है वो पाई बाई 6 के बराबर है। और साथ ही साथ इस कंडीशन में जो सामान्य हल होगा, जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा?
तो जनरल सोल्यूशन x बराबर, जब साइन x बराबर साइन y होता है तो जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, x बराबर n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n को n, आंसर n में ही आएगा, और y के स्थान पर लिख देंगे पाई बाई में कितना 6। ये बात आप लोग याद रखे रहिएगा, ठीक है। यार क्या करते हैं ना कि यहाँ पे जो y की वैल्यू होती है, वो जो प्रिंसिपल सोल्यूशन दोनों निकालते हो ना, उसी में से कोई एक यहाँ पे उठा के पुल कर दो, वही y की वैल्यू होती है हमेशा वही y की वैल्यू होगी जो प्रिंसिपल सोल्यूशन में दो निकले हुई हैं, कोई भी यहाँ पे उठा के रख सकते हो, वही आता है। समझ गया ना आप लोग। तो इस तरीके से हम जनरल सोल्यूशन को भी निकाल सकते हैं। जनरल सोल्यूशन तुम्हारा n पदों में आता है, n के पदों में आएगा, यानी कि जो जनरल सोल्यूशन होगा वो n पदों में आता है, n के पदों में आएगा, n के पदों में आता है। और कितने होते हैं, और इनफाइनाइट होते हैं। कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। इस तरीके से इसको हम सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको होती है तो आप कमेंट के ज़रिए हमें बताइए, हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो क्लास 11th का चैप्टर है उसके सारे इंट्रोडक्शन ख़त्म हो जाते हैं। अब एक वीडियो इसका और बनाऊंगा और उस पर मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक, जिसमें जनरल सोल्यूशन के ऊपर और सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, प्रिंसिपल सोल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन करवाऊंगा, और इसके पहले वाले वीडियो में जो हमने फार्मूला बताया है उन फार्मूलों पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम आगे करवाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।